બધા પાછળ પેલી બાજુ બાય કોઈ જલ્દી નથી કરતો સેટ एक ऐड करूँगा। ATG का जो इशू है उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं ATG में। નમસ્કાર મિત્રો, આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજની પ્રેસ વાર્તામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નિર્મલાજી, પ્રદેશના મુખ્ય પ્રવક્તા વિમલભાઈ તથા સૌ પ્રવક્તાઓની હાર્દિક સ્વાગત છે। હું માનનીય મંત્રી શ્રી નિર્મલાજીને આમંત્રણ આપું છું કે આપ પ્રેસ વાર્તા। थैंक यू। चालू करो या करते तो सबको नमस्कार। मंच पर मेरे साथ CA यमल व्यास जी चीफ स्पोक्स पर्सन है, जुबिन अशारा जी को कन्वीनर मीडिया के, स्पोक्स पर्सन जैनिक वकील जी, हितेंद्र पटेल जी, रजिका जी और प्रेरक शाह जी और श्रद्धा राजपूत जी। साथ में बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रवक्तागण और मेरे सामने पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा नमस्कार। चुनाव के संदर्भ में हम सब प्रधानमंत्री सहित देश भर में हर जगह जाकर के पिछले 10 साल में हमारे सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने जनता के हित में कामकाज किए हैं, वो ग्राउंड में जिसे हम बार बार बोलते हैं सैचुरेशन लेवल तक पहुंचे हैं। एक आध स्कीम में सैचुरेशन से थोड़ी ही दूर पीछे हैं, वो भी हम अचीव कर लेंगे। सो इंक्लूसिव ग्रोथ जो बोला जाता है कि गरीब, पिछड़ा, वंचित, शोषित लोग को जो हम अच्छा काम करके उनको भी एम्पावर करना, एंटाइटलमेंट नहीं, एम्पावर करके उनको भी सभी विषयों में उनका आकांक्षा पूरा करने के लिए जो एक्सेस चाहिए उनको, उनके बच्चे के स्कूल, उनके सीनियर बुजुर्ग जो परिवार में है उनको मेडिकल फैसिलिटी का, या परिवार के लिए बेसिक खाना के लिए अनाज, इन सभी विषयों को देखभाल करते हुए घर, शौचालय, पानी, रसोई गैस सब उनको पहुंचे। और ऊपर से जितने भी छोटे क्यों ना हो, उनके छोटा कारोबार जो बिजनेस वो चलाते हैं उसके लिए बैंक के द्वारा बिना कोलैटरल, मतलब सरकार उनके पीछे है, वो कोलैटरल कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे लोन उनको उनके बिजनेस चलाने के लिए, ऐसे करके सभी वर्गों को महिला को केंद्रित रखते हुए या महिला को सामने ही रखते हुए पॉलिसी तैयार करके पिछले 10 साल में कितना अच्छा सुशासन चलाए, उस विषय को जनता को लेके जाने के लिए इलेक्शन के संदर्भ में हम सब सभी जगह जा रहे हैं। मैं आज उस संदर्भ में गुजरात में आई हूँ। सुबह गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ना दोनों
जॉइंटली जो मीटिंग रखे उनके सदस्यगण के लिए, उसमें उनसे इंटरेक्ट करके अभी आई हूँ इधर, और इस प्रेस वार्ता के द्वारा आपसे भी संपर्क करने के लिए मेरा कोशिश है। ओपनिंग रिमार्क्स में ज़्यादा ना बोलते हुए आप चलाइए। वन बाय वन माइक તમને આપશે નામ આપનો પરિચય અને પછી પ્રશ્ન. Okay. Nimalaji, Chintan Acharya from One of the oldest who I know, not in age, in terms of experience and being present in media. I've seen you for a very long time. So, my question is about Mr. Bhatla Srinivas's mention over some of the issues. Actually, how do you take those statements as one more thing I would like to ask? Elon Musk has postponed his meeting for Tesla. Now he's deciding to come over here another year time. So, the expectations that he has definitely about taxation and all. So, how the government of India and especially the finance minister looks at this issue and how they are going to solve this issue about the negotiation between Tesla and the central government. See, policy is made in India to attract investment. I'm answering your second question first. Policy is made in India to attract investments. We want manufacturers, investors to come to India and produce not just for India but also for exporting from India. So भारत में हम मैन्युफैक्चरर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने के लिए जितने भी पॉलिसी हम करेंगे, पॉलिसी के तहत करके सबको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और जब बड़े बड़े कंपनियां इंटरेस्ट दिखाते हैं भारत में आने के लिए, दे वांट टू कम टू इंडिया, we'll certainly do everything to make sure that we make it attractive for them to come here and invest. So in that process, if there is anything to be discussed, we'll certainly discuss, but whatever we do, we have done it through policy, and that has helped, especially after China plus one started being a concern for many industry here, for many fields or experts in domain areas. We have tailored policies in such a way that we are making India an attractive destination both for manufacturing and for services. We'll continue keep doing that. And as regards your first question on comments coming from any quarter, we answer. So whether it is electoral bonds or whether it is going to be election, I keep answering these questions. What is your take on the Section 43B of the income tax? The All India Federation Vyapar Mandal has gone to the Supreme Court for this. Now they have a question regarding this, that the provision unfairly discriminates against the MSEs by favoring the medium-scale industries. What's your take on that, ma'am? The intent was not that. The intent was to ensure that what has remained and continues to remain in the law which is governing MSMEs, not the finance bill, not the IT, not the income tax, not the GST. MSME law says people who buy and sell goods from MSMEs will have to make their payment within 45 days. It is not something which has come after 2014. This has existed in the law from 2007-8. And if within 45 days payment doesn't happen to MSMEs, they get affected. And I distinctly remember sometime during 2019 or 20, some senior ministers were very worried, saying, is this true? Why is payment not happening to MSMEs in time? And they asked this question, after which I sat down and reviewed all the public sector undertakings, saying, have you paid your MSME? Have you cleared the dues for MSME? And so on. Now, after all this, we also recognize state governments, public sector undertakings under state governments also probably have some pending amounts. I don't know about it because state governments are totally different subject. So later, so 1 minute, I'm not finished. Please. Later,
MSMEs themselves came and said 45 days payment is not happening. Within that financial year, payment is not happening. But within that financial year, this amount is shown as expenditure, and to that extent tax is being not paid, which is right. If your expenditure, you don't pay tax on it. So all that we have done through the Finance Bill 2023, which was later passed in the Parliament Finance Act, it became 1st February 2023. We are in 24. What did we do? We just said the tax treatment remains the same. जिस साल आप MSME को पे करेंगे उस साल क्लेम करो, ना कि इस साल भी क्लेम करें अगले साल भी कंटिन्यू करें. जब पेमेंट ही नहीं किया उसको कैसे क्लेम करोगे? टैक्स ट्रीटमेंट में we have not stopped the tax treatment. We have not said no, you will not get it. We are saying claim it that financial year when you actually pay them. बस उतना ही किया. Intent remains the same, the benefit remains the same, the tax treatment remains the same. I didn't bring the law of 45 days payment which is existing from 2008, और 2008 से जो कानून है उसको हम मान नहीं रहे हैं. फिर भी हम उस विषय में नहीं आ रहे हैं. हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 45 डेज का पेमेंट जब करोगे तब उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ट्रीटमेंट ले लो. उतना ही किया है. तेलंगाना सीएम ने टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो सनातन पर दिया हुआ स्टेटमेंट है वो परमिसेबल है. क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में ये एक और फूट पड़ चुकी है कि का स्टेटमेंट परमिसेबल है और इस तरीके के बयान उनको नहीं देने चाहिए? वो कांग्रेस के मेंबर है ना. कांग्रेस इंडी अलायंस में एक मेंबर है ना. सो विषय ये है कि इंडी अलायंस एकजुट नहीं है. ये बार बार एक एक राज्य से दिखाते हुए हम इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं. सो ऑपोजिशन एकजुट हो गया, इंडी अलायंस है, बातों में भी नहीं रहा. और अगर वो स्टेटमेंट जो मंत्री तमिलनाडु से उदयनिधि जी बात किए हैं उससे कांग्रेस सहमत है, तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का बयान ऐसे क्यों आएगा? इंडी अलायंस में मतभेद खूब है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है. इसीलिए वो अलायंस जमा नहीं है. नाटक कर रहे हैं कि अलायंस हमारा वगैरह. अगर एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं मोदी जी को कैसे हटाना, बस इस देश को कैसे आगे ले जाना, उनका प्रपोजल क्या है, वो क्या क्या करना चाह रहे हैं इस देश के भलाई के लिए, और जब 2047 डेवलप्ड इंडिया हम चाहते हैं उसके लिए वो क्या करने वाले, ये सब के ऊपर उनका ध्यान नहीं है. सो मोर एंड मोर स्टेटमेंट्स कांग्रेस या बाकी सब अलायंस मेंबर्स में जो आता है वो सब इसी मतभेद को खुलासा करते हुए ही आ रहा है. और ऊपर से मैं याद दिलाऊं आपको, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कहीं और में केसेस है उनके ऊपर. नहीं, ये चुनावी सिर्फ मुद्दे नहीं है जी. तमिलनाडु के राजनीति में मेरा बचपन, मेरा पैदावार सब उधर ही हुआ. तमिलनाडु के राजनीति में, द्रविडियन पॉलिटिक्स में ये हिंदुओं के ऊपर और सनातन धर्म ये शब्द को उपयोग करते हुए
हमला पूरे 60 साल से हम देखते ही आ रहे हैं। ये चुनाव के समय ज्यादा होगा, बट थ्रू आउट द ईयर ये जारी है। उधर अवमानना जितना भी उधर होता है, हिंदी के ऊपर होता है, हिंदू के ऊपर होता है, देश के हित में जो बातें होते हैं, नेशनलिस्टिक स्पिरिट में, उसके खिलाफ होता है। तमिलनाडु में ये बार बार हम सुन रहे हैं। से चुनावी ऑफ कोर्स मुद्दा उनके लिए है, मगर ये अवमानना पूरे साल में हम सुनते आते हैं। अतुल भाई, मैम अतुल तिवारी फ्रॉम आस्तर। पीएम मोदी ने एक अपने सभा में कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी पूरी वायनाड में वोटिंग पूरी हो जाए, इसके बाद शहजादे के लिए बहुत सुरक्षित सीट ढूंढेंगे और उनको वहाँ से चुनाव कराएंगे। किस प्रकार से आप इस स्थिति को देख रही हैं? और साथ ही में हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान दीप चौक पर पहुंचकर अवैसी ने रेहान दीप चौक जिंदाबाद काटते रहो, इस प्रकार ओवैसी ने ओवैसी जी ने रेहान दीप चौक जिंदाबाद काटते रहो, इस प्रकार की वहाँ पे जाकर बात कही है। और वहाँ पे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, रिपीट करिए। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी जी एक दीप शॉप पे पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने बीफ शॉप और वहाँ पे जाके उन्होंने माइक के साथ ही कहा है कि रेहान दीप शॉप जिंदाबाद और काटते रहो। वायनाड और राहुल गांधी के विषय में पिछले 10-15 दिन और उनके अनाउंसमेंट, उनके नामांकन के अनाउंसमेंट होने से पहले ही उनके अलायंस पार्टनर्स अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ वाली बात बोलते ही आ रहे हैं। सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा के श्रीमती जी उधर कंटेस्ट कर रहे हैं, जब सीपीआई इंडी अलायंस में पार्टनर है। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन सीपीएम जो इंडी अलायंस के पार्टनर है, वो बार बार बोल रहे हैं वो क्यों इधर आना है, राहुल गांधी जी इधर क्यों, वायनाड में क्यों आना है। और जब पिछले 5 साल वायनाड से एमपी थे, वायनाड और केरला का विषय एक भी पार्लियामेंट में नहीं उठाया, ये विषय भी चीफ मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं। इसीलिए, और मुख्य विषय हम नोटिस करना, इंडी अलायंस के अंदर मतभेद है और राहुल गांधी का इतना समर्थन नहीं है, ये सब पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए हम एक और विषय नोटिस करना है। कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडी अलायंस के उम्मीदवार ऐसे मानेंगे, सीपीआई का कैंडिडेट है, फिर भी कांग्रेस के झंडा लेकर जाने में से इनकार कर रहा है, खुद के पार्टी के फ्लैग लेके जाने में इनकार कर रहा है। ही डज नॉट वांट टू टेक कांग्रेस फ्लैग इन हिज रैलीज। क्यों? मुस्लिम लीग उसको अपोज कर रहा है कि आपके फ्लैग नहीं चाहिए, इधर चले जाओ, आप उम्मीदवार हो, ठीक है, आ जाओ, कंटेस्ट करो, मगर फ्लैग हमारा होगा। कांग्रेस अपने फ्लैग तक छोड़कर उनका उम्मीदवारी उधर चला रहे हैं। देश के हित में काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के हम जब स्वेरिंग इन करते हैं, अपने फ्लैग को बचा नहीं पा रहा, ये देश को बचाएगा क्या? वो राहुल गांधी और वायनाड। आपने दूसरे प्रश्न पूछे ओवैसी के ऊपर। ओवैसी जी जो अभी सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है, वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं। उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होती है। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो एमएलए हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान आया। पायल, Ma'am, you've been going around the entire country and obviously the Prime Minister has also been saying कि अब की बार 400 पार
but the Gandhi sibling seems to be seeing that you will wrap up at 150 or 180. They say that that number can only be exceeded if the EVMs come to your support like always. I want to ask them, being in opposition, did they manage to have the EVMs with them for winning Karnataka, for winning Telangana, for winning Himachal Pradesh? They are mortally scared now that the BJP is coming back and coming back with huge majority. So they've already started doing a twofold campaign. Create this narrative that no, they are not getting more than 150, so that people can be confused, saying, oh, really? BJP probably will not get more than 150, when they themselves will not probably cross 100. But look at their, audacity to put out saying BJP will not get more than 150. So one is out of fear of losing and losing badly, they want to put this narrative out so that people can be confused. No, people are not confused. People are not going to be confused. Second, on the EVMs, it's no longer even worthy of discussion. Even the Election Commission has gone repeatedly to prove that the EVMs cannot be hacked. They've said this before the Supreme Court. The Election Commissioner, the Chief Election Commissioner, has said it is a settled case. It's been repeatedly proven. So when this hypocrisy exists, that when it is going in favor of Congress, I'll accept the EVMs. But when it goes in favor of BJP, I'll say it is hacked. He's making a joke of what they are saying. People are not going to take them seriously if they go about doing this. मैं राजन फ्रॉम एबीपी। ऐसे क्या वजह है कि डॉलर के सामने रुपया है जो लगातार गिरता जा रहा है, आपका क्या मानना है? मैम, इस विषय को मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ और अभी भी उस डोमेन एक्सपर्ट्स भी इस बात में बात कर रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी, यूएस डॉलर्स, इनका जब पोजीशन हार्डन होता है, रुपी उनके खिलाफ एक्सचेंज में वोलेटाइल हो जाता है। मैं इसका कॉन्ट्रास्ट के लिए बात बोल रही हूँ, रुपी अगेंस्ट द येन, रुपी अगेंस्ट द यूरो। आप एक बार कंपेयर करके देखो। रुपी, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन सब के कारण रुपी उनके अपने ताकत में बाकी करेंसी के खिलाफ स्टेबल रह रही है। सिर्फ यूएस डॉलर के खिलाफ, सिर्फ रुपी नहीं, वेरियस करेंसीज, येन हो, यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, सबका सिर्फ अगेंस्ट यूएस डॉलर्स फ्लक्चुएशन ज्यादा रह रही है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी, यूएस फेड का डिसीजन, इन सब के कारण अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो बढ़ रही है, 3 जगह पर युद्ध चल रही है और ईरान के ऊपर हमला वगैरह, उसके वजह से अनसर्टेनिटी, और जहां मिडल ईस्ट से हमारी ऑयल, सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया का ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, उसके अनसर्टेनिटीज, क्योंकि उधर हाई सीज में भी पायरेसी वगैरह हो रही, इसके कारण ये फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। विवेक भाई, पति पाठक साहब ने करेंसी का क्या स्टेटस? ब्रिक्स करेंसी का क्या स्टेटस है? क्या स्टेटस मतलब? स्टेटस है कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं? हम बार बार सुन रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी आएगी। मुझे मालूम नहीं है कब आएगी, मगर चर्चा उनके ब्रिक्स के अंदर कुछ भी चर्चा शुरू हुआ और इतना तेजी से आगे बढ़ रही है, ये भी मुझे मानने को नहीं है अभी। सो इसमें अभी कुछ कहने का नहीं है। जी, सॉरी, प्लीज से दैट अगेन। आप माइक कैसे रखिए ना। हाँ, Most of the opposition parties, they have released the details, even details of the electoral bond, कहाँ से कितना पैसा मिला, वो सब रिलीज किया, ट्रस्ट पवार ने किया।
सबने किया है। नहीं नहीं, ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो रिलीज किया वही है। वो हर एक उनके अपने अपने पार्टी के विषय उधर उधर से निकाल करके डाल रहे हैं बाहर, वो खुद नहीं दे रहे हैं। BJP is not releasing. हर पार्टी का विषय बैंक के द्वारा बाहर आ चुके हैं, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं भैया। वही जो स्टेट बैंक ने दिया है उसको सामने रख रहे हैं, और इसमें कोई एक पार्टी पीछे है आगे है ऐसे कुछ नहीं है, सब विषय खुलकर बाहर है। इसके अलावा मैं ये भी जानकारी दूं, हर पार्टी इलेक्शन कमीशन को हर साल उनके अकाउंट देना ही पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के पास हर पार्टी देता ही है। सो कोई बीजेपी पीछे है बाकी सब आगे हैं ऐसे कोई कुछ नहीं है, सबका विषय खुलासा है, सब देख पाएंगे। केजे जी, मैं अर्पण कायदावाला को सी मीडिया। कुछ ही दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ डेटा रिलीज किया है कि 2014 से लेकर अभी तक जो एक्सपोर्ट हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत, कल जब ब्रह्मोस भी अपनी रिमाइंस पहुंच चुकी है, अब तक भारत की पहचान इंपोर्ट कंट्री के रूप में थी डिफेंस के मामले में। तो कितना फायदा देश को हो रहा है और आपके बजट पर उसकी क्या असर हुई, कितनी इनकम हो रही है? नहीं, ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री से आए हुए डेटा बोलता है 23,000 करोड़ एक्सपोर्ट के वजह से, डिफेंस एक्सपोर्ट के वजह से कमाई हुआ है। और इसमें एक विषय, अगर वो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करने का भी फिर आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि वही चीज अगर हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में उसको चाहते हैं तो इंपोर्ट करने के बजाय इधर से ही प्रोक्योर कर सकते हैं। इंपोर्ट बिल भी कम होगा, एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी ज्यादा हो रही है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में एकदम अच्छा सा शुरुआत हो चुका है। डिफेंस प्रोडक्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 जगह पर डिफेंस कॉरिडोर का बिछाया, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। दोनों जगह भारत के ओन इन्वेस्टमेंट भी और विदेश में से इन्वेस्टमेंट जो आ रही है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भरपूर आ रही है, और इसके असर छोटे छोटे उद्योग जो उसके आसपास में रहते हैं, वो एंसिलरी यूनिट, ऐसे एंसिलरी यूनिट्स हो रही है, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपोनेंट्स को और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर है इसका। बैंक Hello ma'am, Sohini here from Indian Express. This is regarding the electoral bond. So you gave an interview where you mentioned that there are plans to bring electoral bond back with certain changes and after consultation with certain stakeholders. So in this specifically, who are these stakeholders? No, 1 minute, ma'am, 1 minute. I gave an interview and I wish you read that interview more for particular words that I've used. I didn't say we have a plan to bring. I was asked, would you want to do something on it? I said, if we have to do it, we will certainly have to see how all the stakeholders are going to give us our inputs. It should certainly be better than what this electoral bonds were. This was much better a step than what was prevailing earlier, where there was no regulation, no law, no nothing governing, it was free for all. This brought in a certain transparency in that both the bond buyer and the redeemer are putting their monies into the bank account. As a result, it brought a clear-cut thing that it is not cash which is being transacted, it is money which is going into the account. And therefore, if in future we have to do something, we will have to do it after consultation. That's how far I went. I didn't say there is a plan with me. I didn't say I'll consult so many different stakeholders and not others. Nothing was specific. You mentioned about shell companies being one of the... I was asked about shell companies. I said, yes, it's not right for shell companies or companies which are not making profit to contribute. We have to keep this in mind. I also said that, yes. कमल भाई, अवसर कमल सर, मैं बिल्कुल गुजरात में मेरा क्वेश्चन यही है कि इस चुनाव में इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, इसके सामने महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. जस्ट यू कंपेयर द 2014, that time the dollar cost is 67 rupees and the now 83 rupees and 50 paisa. And suppose if you see all the currency, तो अपना जो रुपया जो है वो वीक हो रहा है. आइदर किसी भी करेंसी के सामने देखिए तो अपना रुपया जो वीक हो रहा है और
What is it? महंगाई महंगाई. Okay, महंगाई. Okay, okay. महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसमें इस चुनाव में ऐसा कोई इश्यू भी आप नहीं लेके आए कि और महंगाई कम करेंगे या बेरोजगारी को कुछ कम करेंगे, ऐसा कुछ आप लेके नहीं आए? मैं मानती हूँ आप पॉलिटिकल पार्टीज जो विषय उठा रहे हैं उसको आपके प्रश्न के रूप में प्रश्न इधर पूछ रहे हैं, ना कि आपके अपने ओपिनियन. सो नहीं, ठीक है, ठीक है. नो, आई एम आस्किंग यू, डोंट गेट ऑफेंडेड. आई एम आस्किंग यू. I am saying probably you are putting a question which opposition is saying. Now you are saying no, it's not opposition, it's my opinion. Let me humbly tell you, it's not right. Let me humbly tell you what you're saying is not right. Why? Inflation has not crossed the tolerance band under Prime Minister Modi's 10 years. You please take the data and see it. Not 1 month has it crossed. Probably just 1 month it crossed narrowly, but it has always been under the tolerance band. Whereas earlier, because you brought in rupee value in 2014, I want to tell you this. Rupee value, whatever maybe it was in 2014, you were a fragile economy. You were under, if there is a list of 100 economies and the bottom economies are all fragile, you were within 5 in that bottom, नीचे से 5वीं. उस समय आपके करेंसी जो भी वैल्यू है भाई, उसका क्या महत्व है? इकोनॉमी शर्मरा रही है. उस समय करेंसी का वैल्यू के बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है. इस देश में क्या उम्मीद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वही था सोच उस समय. उससे हम इतने कड़ी मेहनत के बाद टॉप 5 में एक हो गया है. वी आर वन अमंग द टॉप 5, वी आर इन द 5th पोजीशन. और ये कॉन्फिडेंटली हम कह पा रहे हैं कि अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर 3रे स्थान पर पहुंचेंगे. सो करेंसी का वैल्यू जितने भी अच्छा क्यों ना हो, व्हेन योर इकोनॉमी इज इन द बॉटम 5, उससे क्या फायदा? वो एक है. इकोनॉमी का इन्फ्लेशन का विषय मैंने बोल दिया. उस समय फ्रजाइल फाइल का इकोनॉमी जब इंडिया था, भारत 22 महीना डबल डिजिट इन्फ्लेशन चलता था लगातार, विदाउट अ ब्रेक. मतलब 2 months शॉर्ट ऑफ 2 years, लगातार डबल डिजिट इन्फ्लेशन. सो मैं हम्बली हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे मैं बोलती हूं, प्लीज डेटा एक बार अध्ययन करिए. नहीं, सही नहीं है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए. ठीक है, रोजगार के ऊपर आपने बात बोले, मुझे मालूम नहीं है कौन सा डेटा आपको हाथ में उपयोग कर रहे हैं. भारत में रोजगार के ऊपर फॉर्मल सेक्टर में एक हिस्से के ऊपर डेटा कलेक्शन होता है, पूरे फॉर्मल सेक्टर के ऊपर भी डेटा कंप्लीट नहीं है. इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर बिल्कुल ही नहीं है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर शायद गवर्नमेंट के पास होगा. डेटा ही इनएडिक्वेट है. मैं गर्व से नहीं बोल रही हूं, मैं एक कमजोरी में मान रही हूं. डेटा इनएडिक्वेट है. कोई उसको अध्ययन करके कुछ कंक्लूजन में आने का रिस्क कर नहीं सकते. इसीलिए रोजगार के विषय में मैं सिर्फ आपको यह बोल रही हूं, हर एक छोटे छोटे स्कीम के द्वारा जितने भी पैसा गया लोगों को, स्टार्टअप को जितने सपोर्ट दिए कि 2016 से लेकर आज तक इस देश में 78,000 तक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है. क्या वो एक आदमी का स्टार्टअप होगा या एक प्लस कम से कम 2-3 का? दूसरा, उन स्टार्टअप में से यूनिकॉर्न कितने बने? 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है. क्या वो एक बंदा का कंपनी है कि एक के नीचे 10-15 लोग काम करेंगे? तीसरा, उसमें से डेकोक्रॉन इतना हो गए. सिमिलरली प्रश्न उठता है कि एक बंदा डेकोक्रॉन बिल्ड करता है कि उनके नीचे लोग हैं? स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को जो देते हैं, वो खुद चलाता है रेडी पटरी, मगर उनके साथ एक बंदा कम से कम काम कर रहा.
इन सब के ऊपर हम डेटा निकाल करके बैंक से जब देखते हैं, करोड़ों के संख्या में लोगों को सपोर्ट मिला है। उसका मतलब, और इसके अलावा लास्ट में बात बोल रही हूं, पिछले अक्टूबर 22 से लेकर नवंबर 23 तक प्रधानमंत्री जी हर महीना रोजगार मेला के द्वारा कुल मिलाकर के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए। सो आई होप इट आंसर्स। लास्ट जयेश पाटड़िया, मंतव्य न्यूज। मैम, अनएम्प्लॉयड पे ही मैं बात करूँगा। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, तो उसमें कहा गया है कि भारत में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। तो आने वाली सरकार पे जो है वो बेरोजगारी है, वो सबसे बड़ा प्रकार होगा। मैं रोजगारी के ऊपर इतना विवरण से अभी ही मैं बोली हूँ। वो मेरे पास ये रिपोर्ट इसकी नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मैं डेटा के विषय में आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। डेटा कहीं से भी आने दो, मगर भारत में इनएडिक्वेट है रोजगारी के ऊपर। लास्ट आपके होम स्टेट में आपका क्या असेसमेंट है? प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु विजिट करते रहे हैं और आपका क्या असेसमेंट है? बहुत अच्छा है, कैंपेन अच्छा चला। प्रधानमंत्री जी खुद इतना अटेंशन दिए तमिलनाडु के इश्यूज के ऊपर, तमिल भाषा के ऊपर, चुनाव से पहले से ही, और जब भी वो इंटरनेशनल फोरम्स में बात करते हैं तमिल के ऊपर बहुत ही करते हैं। और तमिलनाडु में केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी डेवलपमेंट काम होना है वो सब ठीक ठाक चल रही है। इसलिए मुझे लगता है अच्छा बस है और वोटर टर्नआउट भी रीजनेबली गुड है। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। આજની આ પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌ મિત્રો અહીંયા હાજર રહ્યા, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। थैंक यू। थैंक यू मैम। मेरी कैटेगरी को प्रिसाइज